नमस्कार। संजय वाद में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आजकल भारत बनाम इंडिया का मुद्दा बहुत जोर शोर से फिजा में तैर रहा है। भारत का नाम भारत है या कि इंडिया या कि दोनों? इसे क्या कहा जाना चाहिए? इस देश को जिसे कभी आर्यवर्त कहा गया, किसी ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया, किसी ने इसे भारत कहा, किसी ने इसे जम्बू द्वीप से संबोधित किया और किसी ने इसे इंडिया नाम दिया। तो ये एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी धरा है, एक ऐसा भूखंड है जिसे अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। लेकिन आज जिन दो नामों से हम परिचित हैं और जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो दो नाम हैं भारत और इंडिया, इंडिया और भारत। और इसे हमने संविधान से लिया है, जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आपको पता है कि जब संविधान का मूल मसौदा तैयार किया गया था 4 नवंबर 1948 को, तो इसमें भारत नाम नहीं था और सिर्फ इंडिया का जिक्र था। लेकिन बाद में संविधान सभा में जो अन्य इसके सदस्य थे, उन सदस्यों की जो उनकी उनकी इच्छा से और उनके सुझाव से ये माना गया कि इसमें भारत का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक जनता, इस देश का जो धार्मिक जो नेचर है, जो इसकी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो इसकी परंपराएं हैं, जो इसके ग्रंथ हैं, जो वेद, पुराण और गीता, उपनिषद, इन सब में भारत नाम का जिक्र किया गया है। तो इसलिए भारत का उल्लेख इसमें आवश्यक है। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो भारत शब्द है वो दुष्यंत के पुत्र भरत, उनके नाम से लिया गया है। और भारत का मतलब होता है जो भरण पोषण करने वाली जमीन है, या जो हर तरीके से जहाँ हर चीज की भरत है, भरपूर मात्रा है, भरमार है, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। तो भारत एक प्राचीन नाम माना गया है और इसीलिए बाद में जो प्रस्ताव है उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। जबकि इंडिया जो शब्द है वो जो है मूलतः वो यूनानियों द्वारा प्रयुक्त किया गया था और ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व इस शब्द का उल्लेख वहाँ पे किया गया था कि जो भारत में जो सिंधु नदी है भारत के उत्तर में, और जो आजकल जो पाकिस्तान में आदि पड़ती है और कुछ उसका हिस्सा भारत से शुरू होता है, तो वो जो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी को वहाँ पर इंदु या इंडस के नाम से जाना जाता था। और वो लोगों ने इसी के आधार पर जो इंडस नदी के इस तरफ के लोग हैं, उसके इस तरफ के लोग यूरोप की तरफ से अगर देखें तो उस पार के लोग उन्होंने इंडिया नाम दिया। इसी तरीके से जो ईरान और अफगानिस्तान की तरफ के जो लोग हैं, जो दूसरी भाषा बोलते थे, कहीं पारसी बोली जाती थी, कहीं अन्य भाषाएं बोली जाती थी, उन लोगों ने, वो लोग माना जाता है कि सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे और सा के बजाय वो हा का उच्चारण करते थे। तो उन लोगों ने उसको सिंधु को हिंदू बोलना शुरू किया और इसी आधार पर कि सिंधु नदी के इस तरफ के लोग, जो हिंदू नदी के इस तरफ के लोग, उनके अनुसार उन्होंने हिंदुस्तान यानी हिंदू
नदी के उस पार का स्थान, उसे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया और उसे हिंदुस्तान कहा गया। हालांकि भाजपा और आरएसएस के लोग उसे हिंदुस्तान पुकारते हैं। आडवाणी जी अक्सर इस शब्द का उपयोग करते थे, हिंदुस्तान, क्योंकि उनका ये मानना था और है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनमें अधिकांश, चूँकि सिंधु नदी के इस तरफ के लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय या विचारधारा को मानते हों, वो सभी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसलिए वो सभी हिंदुस्तानी हैं। वो और इसी आधार पर आरएसएस के लोग और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि सभी लोग, भारत में रहने वाले सभी लोग मूलतः हिंदू हैं, भले ही वो बाद में किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हों। तो उनका कहना है कि भारतवासी जो भी है वो सभी हिंदू हैं। हालांकि इस विचारधारा से सभी लोग सहमत नहीं हैं, सभी अपनी अलग राय रखते हैं और यही संविधान सभा में भी देखने को मिला था कि जब वोटिंग हुई कि सिर्फ भारत नाम रखा जाए और इंडिया नाम जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया है उसका उल्लेख न किया जाए, इंडिया दैट इज भारत की जगह या तो सिर्फ भारत रखा जाए या भारत दैट इज इंडिया या भारत और इंडिया का उल्लेख किया जाए। लेकिन जब वोटिंग हुई तो जो है अधिकांश लोगों ने, लगभग 51 लोगों ने इंडिया दैट इज भारत जो अभी इस वक्त प्रस्तावना में है उसके पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ 38 लोगों ने सिर्फ भारत के पक्ष में वोट दिया। तो ये थी कहानी जो है संविधान में इंडिया और भारत के उल्लेख की। अब जब हम बात करते हैं कि इस विवाद की, कि ये विवाद आखिर क्यों छिड़ा, तो इसके पीछे है जो दिल्ली में जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है वो 8, 9 और 10 को, उस सम्मेलन में उसके लिए जो देश विदेश के मेहमानों को जो निमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं उनमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उल्लेख किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि आमतौर पे जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी किए जाते हैं ऐसे मौकों पर उनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, न कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और चूंकि ऐसे एक निमंत्रण पत्र को जो भाजपा सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक कर दिया, उसी के बाद से ये बहस छिड़ गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या संविधान में संशोधन करने जा रही है और क्या वो इंडिया शब्द का संविधान की प्रस्तावना से उसे हटा देगी और सिर्फ भारत नाम को ही रखेगी। क्योंकि इस तरीके के संकेत प्रधानमंत्री की ओर से भी कई बार दिए जा चुके हैं कि हमें गुलामी की प्रतीकों को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए, और इस कड़ी में कई नाम बदले जा चुके हैं, जैसे कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा चुका है। तो आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों सरकार की तरफ से विशेष संसद सत्र बुलाने का ऐलान किया गया, जो कि 18 से 22 सितंबर को होगा, 5 दिन के सत्र में उसका एजेंडा क्या है उसके बारे में विपक्षी दलों द्वारा, आम जनता द्वारा, पत्रकारों की तरफ से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, और अभी तक किसी को पता नहीं कि वास्तव में सरकार इन 5 दिनों में करना क्या चाहती है।
किसी का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान लेकर आएगी, उस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। तो किसी का मानना है कि सरकार संविधान में संशोधन करके उसकी प्रस्तावना से संविधान की वो इंडिया शब्द को पूरी तरह से हटा सकती है। हालांकि इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस तथा इंडिया अलायंस, उसके सभी दल जो इस इंडिया अलायंस में शामिल हैं, वो एक एक करके भाजपा और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के इंडिया नाम से इतना भयभीत हो गई है सरकार और बीजेपी कि वो इस नाम को ही समूल रूप से संविधान से हटाने जैसा एक दुस्साहसिक कार्य करने जा रही है, जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अलोकतांत्रिक ही नहीं, ये संविधान के मूल प्रस्तावना के ढांचे के साथ छेड़छाड़ी नहीं, बल्कि ये हास्यास्पद भी है, क्योंकि संविधान में जब लिखा ही हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और हम सभी लोग दोनों ही नामों का उल्लेख करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने पत्रावली में, अपने विचारों के आदान प्रदान में, ईमेल्स में, दफ्तरों में, कार्यालयों में, पत्रावलियों में, दस्तावेजों में, हर जगह दोनों नामों का उल्लेख है। हमारी तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम के आगे इंडिया लगा है। पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियां, पब्लिक सेक्टर के तमाम संस्थान, भारत सरकार के तमाम संस्थान जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, सब में इंडिया या इंडियन का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से कई संस्थान ऐसे हैं जिनमें इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम। क्या हो गया है कि जिसकी वजह से भाजपा इसमें बदलाव करना चाहती है? इसका एकमात्र कारण यही माना जा रहा है कि जब से इंडिया अलायंस गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ ये गठजोड़ बनाया है और एक साथ मिलकर चुनाव में उतरने का फैसला किया है, उससे माना जाता है और विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, उससे भाजपा और उसके सहयोगी दल, एनडीए अलायंस के दल, वो सभी भयभीत हैं, परेशान हैं कि इंडिया का मुकाबला वो कैसे करें। और इसीलिए कुछ दिन पहले जब ये इंडिया अलायंस की मीटिंगें पहले पटना में, इसके बाद बेंगलुरु में और उसके बाद फिर मुंबई में लगातार एक के बाद एक कामयाब होती रही और गठबंधन का स्वरूप मजबूत होता दिखा, तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि भारत नाम पुकारा जाना चाहिए और इंडिया नाम अब नहीं लिया जाना चाहिए। सब इस देश को भारत के नाम से ही सबको बुलाना चाहिए। तभी से ये आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी थी कि कहीं न कहीं सरकार कुछ करने जा रही है। और इसी के बाद ये राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण पत्र सामने आया, तो स्थिति सामने आ गई कि आरएसएस प्रमुख का वो संकेत सरकार की तरफ से आगे किए जाने वाले निर्णयों का ही एक संकेत था और आरएसएस प्रमुख ने सरकार को ऐसा करने का इशारा किया था। तो अब ये विवाद जिसमें सभी दल कूद पड़े हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम दोनों ही नामों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नया क्या है। सीताराम येचुरी ने कहा कि ये संविधान को बदलने खतरनाक जो षड्यंत्र हो रहा है, ये उस दिशा में उठाया जाने वाला कदम है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शरद पवार, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही विचित्र बात है और ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता संजय सिंह, उन्होंने भी सरकार पर इसे लेकर जबरदस्त हमला बोला है। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन जैसे नेताओं ने बीजेपी की तरफ से
कांग्रेस पर पलटवार किए कि कांग्रेस हमेशा ही एक अच्छे विचार के खिलाफ खड़े हो जाती है और विदेशी विचार का पक्ष लेती है। और यदि लंबे अरसे बाद भारत का जो मूल नाम है उसे स्वीकार किया जा रहा है या उसे अपनाया जा रहा है और इंडिया नाम को अगर हम हटाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें उसे आपत्ति क्यों हो रही है? ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो भारत के जो संविधान और भारत की जो भारतीय जनता की जो मूल प्रकृति है, उसकी जो आस्था है, उसके प्रति कांग्रेस के मन में क्या विचार है और वो कितना सम्मान करती है। चर्चा का विषय ये बना हुआ मुद्दा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये विषय पूरी तरह से राजनीतिक है और इसको इस वक्त में छेड़ा जाना ये राजनीति और चुनाव से जुड़ा हुआ इसे माना जाएगा। अन्यथा आज़ादी के इतने समय बाद इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित समझ में नहीं आता है। और बीजेपी को भी सत्ता में आए हुए 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 9 सालों में बीजेपी को इस विषय में कुछ करने की सुध नहीं आई। अचानक जब से विपक्ष एकजुट होता दिखाई दिया तो वो हड़बड़ी में, घबराहट में इस तरीके का कदम उठाने जा रहे हैं, वो भी ऐसे समय जबकि G20 सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है और देश विदेश के दुनिया भर के जो नेता आएंगे वो यहाँ पर आके क्या महसूस करेंगे कि ये देश अभी अपने नाम को लेकर ही कंफ्यूज है, इसको किस नाम से पुकारे, इसे लेकर उनके मन में एक दुविधा रहेगी। तो कम से कम इस वक्त इस मुद्दे को नहीं उछाला जाना चाहिए था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से निमंत्रण पत्र बनवाए जाने चाहिए थे। जब ये सम्मेलन हो जाता तो इसको बाद में निपट लेते, फिर चाहे पार्लियामेंट में झगड़ते या कि सड़क पर। लेकिन G20 के समय में इस तरीके का दृश्य पक्ष विपक्ष में आपस में फूट, ये मैसेज विदेशियों के लिए अच्छा नहीं है। ये मैसेज यही बताता है कि हमारे देश में एकता की कमी है और राजनीति ही सब कुछ है। हमारे देश की 12 मासी राजनीति, सुबह से शाम तक विपक्षी दल एक दूसरे को सिर्फ गाली देते हैं, एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे की विचारधारा को कमतर बताने का प्रयास करते रहते हैं और वो भी अशोभनीय शब्दों में, अशोभनीय तौर तरीकों के जरिए। जो भी वैचारिक मुद्दे हैं या जो भी कानून नियम उनके लिए संसद बनी हुई है, इन विषयों पर सिर्फ संसद में चर्चा होनी चाहिए और संसद में बहुमत के सहारे इनका निर्णय लिया जाना चाहिए। इनको सड़क पर लाकर और सार्वजनिक रूप से इसको मंचों पर एक दूसरे को राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र विरोधी या विदेशियों का पिछलकू बताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि सभी पार्टियां इस देश की ही पार्टियां हैं। इनमें से कई पार्टियां जिन्होंने पिछले कई दशकों तक देश को संचालित किया और यहाँ तक लेके आए हैं, उन देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। विभिन्न छोटे दलों ने भी इस देश को आगे बनाने, बढ़ाने, रचने में उनकी भी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जब सभी दल चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त है और वो चुनाव लड़ते हैं, संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाने का अधिकार रखते हैं, जनता उनको वोट देती है, तो फिर कोई दल किसी को देशद्रोही या पाकिस्तानी विचारधारा का या अंग्रेजी विचारधारा का इस तरीके का कहने का उसे नहीं कहा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या विधानसभाओं और संसद के भीतर जब हम बहस करें तो वो ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ऐतिहासिक बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए, उसमें कोई उल जरूल बात नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता
ये समझ सके कि हमारे देश में जिनको हमने चुन करके सदनों में भेजा है वो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और वो सतही स्तर की बातें नहीं करते हैं और वो जो कानून बनाएंगे वो वास्तव में सोच समझ कर बनाएंगे जिनके पीछे सिर्फ देश की भलाई ही मकसद होगा, न कि कोई तुच्छ राजनीतिक हित साधन की सोच। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।